स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान से अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन आश्रित समुदाय। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कि वन जो जंगल होता है किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार के यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं और वहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके जीवन के बारे में हम जो है पूरा अध्ययन करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त पाठ होने वाला है और हम जो है एकदम आराम आराम से धीरे धीरे से पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है बल्कि आपको समझ भी आना चाहिए कि हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वनों के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं और उनका महत्व भी अलग अलग होता है। जो वन होता है, जो जंगल होता है, उसके बारे में जो लोग हैं उनकी अलग अलग धारणाएं होती है और उनका जो महत्व है उनका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग वन से डरते हैं। उनका कहना है कि वनों में बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगली जानवर, शेर, भालू, सांप, बिच्छू इत्यादि होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जो है वन से डरते हैं, जंगल से क्या करते हैं वो जो है डरते हैं। अब ये जो है जंगल से डरते इसलिए हैं क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि जंगल में जो है बड़े बड़े जो है क्या रहते हैं, शेर, भालू, सांप, बिच्छू रहते हैं। तो इस कारण से जो है कुछ लोग जंगल से डरते हैं। उसके बाद आता है ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें वनों से भय नहीं लगता और उनके बच्चे निडर होकर के वनों में घूमते और खेलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वन से बिल्कुल भी क्या नहीं लगता, डर नहीं लगता, और उनके जो बच्चे होते हैं वो बिना किसी डर बाधा के वो जो है वहाँ पर घूमते रहते हैं। कुछ लोग वनों की सुंदरता से प्रभावित होते हैं या उसे पूजनीय मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वन को क्या मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। उनको देवी देवताओं की तरह उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो कुछ लोग वनों को आर्थिक संसाधन मानते हैं जिससे उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे इमारती लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता आदि मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वनों को जो है संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब वनों से उनको जो है इमारती लकड़ी मिल जाती है, बांस मिल जाता है, तेंदुपत्ते इत्यादि मिल जाते हैं। तो जितने अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं उनकी मान्यताएं और उनका जो महत्व है वो भी अलग अलग होता है। वनों का उपयोग भी अलग अलग तरीके से होता है और ये लोग जो है वनों का उपयोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग वनों में छोटी झोपड़ी बना करके निवास करते हैं। जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वनों में जो है छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना करके निवास करते हैं। जंगलों में रह करके छोटे जानवरों का शिकार करके तथा फलों को एकत्रित करके अपना पेट भरते हैं। ये लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते हैं और क्या करते हैं, जितने भी फल फूल वहाँ पर मिल जाते हैं उनको ये जो है खा करके अपना पेट भरते हैं। कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को जंगल में ले जा करके चराते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो है जितने भी पालतू जानवर हैं, भेड़ बकरियाँ, तो उनको जो है जंगल में जा कर के उनको चराते हैं। कुछ लोग जंगलों में पर्यटन के लिए जाते हैं। कुछ लोग वहाँ पर जो है पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, और आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं कि आप जो है जंगल में पिकनिक मनाने गए हैं या नहीं। और कुछ लोग जो है पेड़ों को काट करके वहाँ खदान, खेत या फिर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है अलग अलग जो लोग होते हैं वो वनों का जो है अलग अलग प्रकार से उपयोग करते हैं। आई होप आप जो है समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि न केवल हम मनुष्य ही जंगल का उपयोग करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, घास फूस, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि जंगल में भी पनपते और बढ़ते हैं। तो सिर्फ हम मनुष्य ही जंगल का उपयोग करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, चिड़िया होते हैं, छोटे बड़े जानवर होते हैं। तो सब जो है जंगल में क्या करते हैं, पनपते और बढ़ते हैं, यानी कि यही उनका क्या होता है, घर होता है। जब भी हम जंगलों के बारे में विचार करें तो इन सब के हितों के बारे में सोचना होगा। अब भाई ये जो है इनका घर होता है, जो जंगल होता है, और यदि हम जब भी जंगलों के बारे में विचार करें तो इन सब के हितों के बारे में भी हमको सोचना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है यहीं पर जो है अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, घास फूस, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, सब प्रकार की चीज़ें यहीं पर पाए जाते हैं। अब बात आता है जंगल या वन क्या है। इनको परिभाषित करने के कई तरीके जो है हो सकते हैं। तो यदि आपको कोई पूछे कि जंगल या वन
किसे कहते हैं या फिर क्या है? तो आप जो है क्या जवाब देंगे? तो इसकी जो परिभाषा है उसको बताने के जो है कई तरीके हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या तरीका है। दरअसल वनों की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। आपको याद रखना होगा, आपको समझना होगा कि जो जंगल है, वन है, उसकी कभी भी एक परिभाषा दोस्तों, ये जो इसकी कोई जो है एक विशेष परिभाषा नहीं होती। हम वनों को किस रूप में देखते हैं उससे उसकी परिभाषा जो है हम तय कर सकते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ा कि जो अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग प्रकार से वनों का महत्व बताते हैं और वनों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आपके हिसाब से वनों की परिभाषा अलग हो सकती है, मेरे हिसाब से वनों की परिभाषा अलग हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि वन की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए हम यह कह सकते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। एक उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो वन किसे कहा जाता है? तो वृक्षों और झाड़ियों से ढके जो विस्तृत भूभाग होता है उसको वन कहते हैं। ये एक प्रकार की क्या हो सकती है, परिभाषा हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो भूभाग है वो कितना बड़ा होगा तब हम उसको वन कहेंगे, या पेड़ों से ढके हुए ने, यानी कि झाड़ियाँ या फिर पेड़ों से ढके होने, वृक्षों से ढके होने का मतलब क्या है? तो क्या हम इसको वन कह सकते हैं? तो इस प्रकार की जो प्रश्न है वो भी यहाँ पर उठ सकता है। हमने बोल दिया कि बहुत सारा वृक्ष और पेड़ों से ढका हुआ एक क्षेत्र है, एक विस्तृत भूभाग है, उसको हम वन कह सकते हैं। तो एक सवाल ऐसा भी उठ सकता है कि वो जो ढका हुआ जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा होना चाहिए ताकि हम उसको वन कह सकें, या फिर वृक्ष और जो झाड़ी है उससे ढके होने का इसका क्या मतलब है? तो इस प्रकार का परिभाषा हो सकता है। बताने का मतलब ये है कि वनों की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती। या फिर वो जो है कितना घना होगा तो हम उसको वन कहेंगे। क्या एक रबर या सागौन या नीलगिरी का रोपण या फिर जो प्लांटेशन होता है वो भी क्या वन है? तो इस प्रकार के अनेक सवाल यहाँ पर उठते हैं। क्या हम वनों में उनमें रहने वाले कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी और मनुष्य के बिना पूर्ण मान सकते हैं? ये भी एक परिभाषा है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग परिभाषा है, आपको समझना सिर्फ इतना है कि वनों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। हम जो है उसको किस रूप में देखते हैं उससे उसकी परिभाषा जो है तय होती है। तो ये आपको समझना है। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, क्या हम वनों को उनमें रहने वाले कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी या मनुष्य के बिना पूर्ण मान सकते हैं? तो इसको जो है आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना कि यदि किसी जंगल में, किसी वन में यदि कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जंगली जानवर या फिर कोई भी मनुष्य, कोई भी चीज़ नहीं होगा, पशु पक्षी जो भी हो, तो क्या हम उसको जंगल मान सकते हैं क्या? किसी भी परिभाषा के साथ हम इस तरह का प्रश्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी हमें वनों के बारे में किसी समझ को लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन हम तो यहाँ पर क्या पढ़ हम जो है वनों के बारे में पढ़ने आए हैं, वनों के बारे में जानने आए हैं, तो हमको तो जानना है कि वन क्या होते हैं और इसको कैसे हम जो है परिभाषित कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अधिकांश वनों में निम्नलिखित बातें देखी जा सकती है। तो अब चलते हैं दोस्तों कि हम जो है वन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको जो है देखते हैं। तो पहले नंबर पर है एक विशाल क्षेत्र, कई किलोमीटर और लंबा या चौड़ा। तो इसके आधार पर भी जो है हम जो है वन को जो है समझ सकते हैं। दूसरी बात आती है पेड़ और अन्य वनस्पति जैसे घास, झाड़ियाँ, पौधे, लताएं आदि जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बिगन जो है बगैर जो है वो जो है उगते और बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वन में जा कर के पेड़ जो है नहीं लगाता, या फिर झाड़ियाँ, घास वो जो है नहीं लगाता। वो जो है मनुष्य के हस्तक्षेप, यानी कि बिना जो मनुष्य के वहाँ जाए, वो जो है बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के वो जो है ऑटोमेटिक वहाँ पर बढ़ते हैं और उग जाते हैं। तीसरा आता है व्यापक जैव विविधता, जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से रहते हैं और प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर जो है जैव विविधता भी देखी जा सकती है। कोई भी जीव जंतु जो है बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के, बिना मनुष्य के दखल के वहाँ पर जो है रहते हैं और वो जो है आपस में प्रजनन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और चौथा आता है भारत के जंगलों में कई जनजाति समूह रहते हैं जिन्हें अपने आप को उन जंगलों के अनुरूप ढाला है और जंगलों से कम हस्तक्षेप करके जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे भारत में
ऐसे कई जनजाति समूह रहते हैं जो कहाँ रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं और यहीं पर रह करके, जंगलों में रह करके वो जो है अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं। आई होप आप जो है इतने कुछ समझ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी एक छोटी सी मदद आप जो है कर सकें। अब आता है वन कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो वन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वन कहाँ पाए जाते हैं, इस सवाल का उत्तर जटिल है, क्योंकि हजारों साल पहले वन लगभग पूरी पृथ्वी पर जहाँ मिट्टी, सूरज की रोशनी और वर्षा होती हो वहाँ पर्याप्त थे। बोले जाने का मतलब ये है कि वन कहाँ पाए जाते हैं। यदि आपको कोई सवाल पूछे तो इसका उत्तर जो है जटिल है, क्योंकि हजारों साल पहले जो वन है पूरी पृथ्वी पर जो है पाए जाते थे। पूरी पृथ्वी पर जहाँ पर क्या होती थी, मिट्टी, सूरज की रोशनी आती थी और जहाँ वर्षा होती थी वहाँ पर वन पाए जाते थे। अतः ध्रुवीय प्रदेशों, ऊंचे बर्फीले पर्वतों, रेतीले चट्टानों प्रदेशों और कम वर्षा वाले रेगिस्तानों को छोड़कर पूरी धरती पर जो है वन जो है पाए जाते थे। पूरी धरती वनों से जो है ढकी होती थी। मतलब जो ऊंचे पर्वतीय, जो बर्फीले जो पर्वत हैं उनको छोड़ करके, जितने भी चट्टानी जो प्रदेश हैं उनको छोड़ करके और जितना भी जो रेतीला जो रेगिस्तान है उनको छोड़ करके पूरी पृथ्वी पर हजारों साल पहले क्या पाया जाता था, वन पाया जाता था। जब से मनुष्य खेती करने लगा और वह गाँव व शहरों में रहने लगा, तब से क्या हो गया कि ये जो है वनों की कटाई जो है शुरू हो गई। पहले जो है आपको पता होगा, हमने जो है पाँचवीं छठवीं में पढ़ा है और बचपन से जो है सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो है वनों में रहा करते थे। आदि मानव उनको हम जो है नाम से उनको जानते हैं। वो जो है वनों में रहते थे और जो है जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस खाते वगैरह थे और गुफाओं वगैरह में वो जो है रहा करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होगा, समय परिवर्तित हो गया तो उनमें जो है भी परिवर्तन आया। तो वो जो है जब खेती करने लग गए और गांव जो है बसाने लगे, धीरे धीरे वो जो है अपना विस्तार करने लगे, तो वनों की वो जो है कटाई करने लगे और यही से जो है वनों की कटाई जो है शुरू हो गई। जो इलाके खेती, खदान, बागान, उद्योग आदि के लिए उपयुक्त थे वहाँ तेजी से वनों का सफाया हुआ। अब ऐसे इलाके जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, जहाँ पर हम खदान लगा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो है उद्योग स्थापित कर सकते हैं, तो ऐसे जगहों पर जो है जितने भी पेड़ थे या फिर ऐसे जगहों के पूरे जो पेड़ है उनको जो है काट दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत तक वन उन्हीं इलाकों में बच गए जो खेती लायक नहीं थे। अब जैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत होती है तो जो वन है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इलाकों में बचे थे जहाँ पर खेती नहीं कर सकते थे। जैसे पहाड़ी इलाकों में कोई खेती नहीं कर सकता, पथरीली इलाकों में भी खेती नहीं होती और साथ ही साथ दलदली इलाकों में भी खेती नहीं होती। तो सिर्फ ऐसे ही इलाकों में ही क्या बचे थे, वन बचे थे 20वीं सदी के शुरुआत तक। ये इलाके रहने लायक नहीं थे या आबादी के क्षेत्रों से दूर थे। अब ये जो इलाका है वह रहने लायक भी नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो है दलदली इलाके में थोड़ी जा करके रहेगा या फिर पथरीले इलाके में थोड़ी जा करके रहेगा। और ये जो आबादी के बहुत दूर थे, मतलब जहाँ पर जो लोग रहते थे उससे काफ़ी दूर ये जो इलाके हैं वो पाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों का वर्गीकरण, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से समझना है और मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना। तो वीडियो में जो है आपको पूरी फोकस के साथ जो है बने रहना है, आपको सिर्फ सुनना है और समझना है। वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। वनों की सघनता के आधार पर, उनमें पाई जाने वाली वनस्पति के आधार पर या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर। तो हम जो है इसका वर्गीकरण जो है कई प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? वनों की सघनता के आधार पर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण मतलब बांटना। वन की सघनता के आधार पर कर सकते हैं। पहले नंबर पर समझते हैं। अब आप बोलेंगे कि सघनता के आधार पर कैसे इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे बांट सकते हैं कि ये जो जंगल है वो कितना घना है,
या फिर कोई दूसरा जंगल है वो इससे कम घना है क्या। तो इस प्रकार से सघनता यानी कि उसके कितना वो जो है घना है उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा वर्गीकरण हम इस आधार पर कर सकते हैं कि वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के आधार पर। तो वहाँ पर कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस क्षेत्र के वनों में कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसके आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं। और तीसरा है प्रशासनिक वर्गीकरण, यानी कि जो शासन द्वारा जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके आधार पर जो वर्गीकरण कर भी इसको कर सकते हैं। वनों की सघनता के आधार पर वनों को इन श्रेणियों में बांटा गया। बहुत घने वन, खुले झाड़ी वन या विकृत वन। हमने देखा कि हम जो है वनों को जो है उनकी सघनता के आधार पर, यानी कि वो जो है कितना घना है उसके आधार पर भी हम जो है इसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ श्रेणियों में इनको बांटा गया है। बहुत घने वन, जो वन जो है, जो जंगल जो है बहुत घने होते हैं उनको अलग रखा गया है। जो थोड़ा कम घने होते हैं उनको अलग रखा गया है। और जो थोड़ा उससे भी और घने मतलब कम घने होते हैं उनको अलग रखा गया है। और जो बिल्कुल भी न्यूनतम एकदम बहुत कम जो घना होता है उसको भी अलग रखा गया है। तो इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रशासनिक वर्गीकरण दूसरा। तो प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत भी हम इसको बांट सकते हैं और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, और इसको जो है आप समझाइए करके। तो इसको आपको अच्छे से समझना है और आपको याद रखना है। तो प्रशासनिक वर्गीकरण, वन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो चलिए समझते हैं कि करके। तो आरक्षित वन किस प्रकार के वनों को कहते हैं। जो आरक्षित वन होता है वो शासकीय वन होता है दोस्तों, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काट सकता और नहीं अपने जानवरों को चरा सकते हैं, और साथ ही साथ घरेलू उपयोग के लिए वन उपज भी नहीं ले जा सकते। इसको कहा जाता है आरक्षित वन। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो जितना भी आरक्षित वन के अंतर्गत यदि कोई जंगल आएगा तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काट पाएगा और न ही वो जो है जानवरों के लिए चारा एकत्रित कर पाएगा। ये आप समझ चुके होंगे। और हमारे देश के लगभग 54.4% वन इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि आरक्षित वन के अंतर्गत 54.4% वन जो है आरक्षित वन अंतर्गत आते हैं हमारे पूरे देश में। दूसरे नंबर पर आता है रक्षित वन। इस प्रकार के वनों में पशु को चराने, घास काटने, जलाऊ लकड़ी बीनने और लघु वनोपज इकट्ठा करने की सुविधा दी जाती है। हमने क्या देखा, आरक्षित वन में किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काट सकता, नहीं जानवर चरा सकते और नहीं वनोपज ले जा सकता है। लेकिन जो रक्षित वन होता है वहाँ पर पशु को आप जो है चरा सकते हैं, घास काट सकते हैं, जलाऊ लकड़ी भी बीन सकते हैं और साथ साथ जो लघु वनोपज है उसको भी आप जो है इकट्ठा कर सकते हैं। और हमारे देश का लगभग जो है 29.2% वन जो है रक्षित वन के अंतर्गत आता है। अवर्गीकृत वन, इनमें पशु को चराने और लकड़ी काटने की छूट दी जाती है और ये जो है 16.4% वन इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके आधार पर, प्रशासनिक जो वर्गीकरण है उसके आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है इसको अच्छे से समझ लेना है और बहुत ही आसान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों को उनमें उगने यानी कि पाए जाने वाले पेड़ों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। हमने शुरू में पढ़ा था तीसरे नंबर पर। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पर जो वन है उसमें किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, उसके आधार पर भी हम इसका क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। किस तरह के पेड़ कहाँ प्राकृतिक रूप से उगेंगे, यह वहाँ के तापमान, वर्षा और मौसम के चक्र से निर्धारित होता है। तो कोई भी पेड़ जो है प्राकृतिक रूप से उगता है उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है, वर्षा यानी कि बारिश, और मौसम चक्र, किस प्रकार का मौसम में वो जो है उगेगा। तो ये सब चीज़ें वो जो है निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए चीड़ और जो देवदार जैसे कोणधारी पेड़ केवल जो है बहुत ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ बर्फ़ भी गिरता है और साल भर नमी रहती है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो जो चीड़ और जो देवदार का जो पेड़ होता है वो ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर बहुत क्या हो, ठंड हो, और जहाँ पर क्या गिरे, बर्फ़ गिरे और साल भर जो है नमी रहे। तो ऐसे इलाकों में
चीड़ और देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन हमारे तरफ क्या होता है, हमारे तरफ तो बर्फ़ वगैरह नहीं गिरता और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं रहता, इस कारण ये जो पेड़ है हमारे तरफ नहीं पाए जाते। दूसरी बात ये कि ये जो पेड़ है साल भर हरे रहते हैं। ये जो पेड़ है यानी कि जो चीड़ और जो देवदार का पेड़ है वो साल भर हरा रहता है। क्यों हरा रहता है? क्योंकि इनको साल भर नमी मिलती रहती है। यदि साल भर नमी रहे मगर तापमान ठंडा न होकर के गर्म हो तो वही दूसरी तरह के पेड़ होंगे। अब बात यदि यहाँ पर साल भर ठंडा रहता है इस कारण चीड़ और देवदार के पेड़ मिलते हैं, और यदि ये जो है साल भर ठंडा ना हो करके यदि गर्म हो जाए तो वहाँ पर जो है दूसरी तरफ के पेड़ उगेंगे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ का तापमान, वर्षा और जो मौसम चक्र है उसी के आधार पर हम जो है निर्धारित करता है, उसी आधार से जो है पेड़ उगते हैं। और आगे चलते हैं, ये जो फलदार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं जो साल भर हरे रहते हैं, लेकिन गर्म प्रदेश जहाँ वर्षा कुछ ही महीने होती है वहाँ सागौन जैसे पेड़ होते हैं। गर्मी के दिनों में इनके पत्ते झड़ जाते हैं और बारिश में फिर से आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही गर्मी का हमारे तरफ जो है गर्मी का जस्ट मौसम जो है चालू होता है तो जितने भी पेड़ होते हैं उनमें जो है पत्ते झड़ जाते हैं। पतझड़ का जो मौसम है उसको बोला जाता है। तो और जैसे ही बरसात का दिन आता है फिर से वो जो है पत्ते उनमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अतः वनों का वर्गीकरण वहाँ की जलवायु और उगने वाले पेड़ों के आधार पर भी किया जाता है। इस आधार पर भारत में वनों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के पेड़ किधर पाए जाते हैं, इसके आधार पर हम जो है वनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसको जो है हम समझते हैं। तो उष्णकटिबंधीय यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, कुछ दिया गया है। तो उष्णकटिबंधीय वन किसको कहा जाता है? जहाँ पर अधिक गर्मी पड़े और वर्षा भी अधिक हो, उस प्रकार वहाँ जो है उष्णकटिबंधीय पेड़ पाए जाते हैं। और दूसरा है सदाबहार वन। तो सदाबहार वन क्या होता है? साल भर हरे रहने वाले वन को सदाबहार वन कहा जाता है। और जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती हो और अधिक वर्षा होती है उसको उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। अब आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन ऐसे प्रदेशों में होते हैं जहाँ साल भर गर्मी रहती है और अधिकांश महीनों में वर्षा भी होती है। मतलब जहाँ पर जो है साल भर गर्मी पड़ती है और अधिकांश महीने क्या होती है, वर्षा होती है, वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और वर्षा की जो मात्रा है वो प्रति वर्ष जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो उस प्रकार जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ों के पोषण और वृद्धि के लिए साल भर नमी और गर्मी जो है मिलती रहती है। अब यहाँ पर जो है वर्षा भी होती रहती है, साथ ही साथ इनको गर्मी भी मिलती रहती है यहाँ के पेड़ों को। तो ये जो है तेज़ी से क्या कर सकते हैं, अपना वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ के जो वन होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, घने होते हैं, मतलब बहुत ही सघन होते हैं। और उनमें अनेक तरह के पेड़ पौधे, लताएं, पेड़ों पर उगने वाले पौधे आदि होते हैं। और ये जो साल भर हरे रहते हैं क्योंकि पत्ते झड़ते उसमें नए पत्ते आ जाते हैं। ये जो वन होता है वो क्या होता है, साल भर हरे रहते हैं। आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय यानी कि जहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी होती है। हमने क्या पढ़ा, यहाँ साल भर गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी होती है। सदाबहार वन किसको बोला जाता है? साल भर हरे रहने वाला वन। तो यहाँ पर जो है लगातार क्या मिलती रहती है, गर्मी मिलती रहती है, नमी मिलती रहती है। इस कारण ये जो पेड़ है वो लगातार बढ़ते रहते हैं और साल भर हरे रहते हैं, क्योंकि जैसे ही पत्ता इनका झड़ता है फिर से आ जाते हैं। तो इसी कारण इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोला गया है। आई होप आप जो है समझ चुके होंगे। ये देख सकते हैं चित्र 5.1 में केरल का सदाबहार वन और चित्र है बस्तर के साल वन। आप जो है यदि अपना बुक जो है देख निकाल करके यदि रखे होंगे तो इसको जो है आप अच्छे से चित्र में समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वनों में जो है जानवर बहुत मिलते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं उसमें जो जानवर है वो बहुत अधिक मिलते हैं। और भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो होता है, और असम के जो ऊपरी भागों तक जो है बहुत ही सीमित हैं। तो यहाँ पर इन इलाकों में क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो पाया जाता है, जिसको हमने अभी अभी यहाँ पर देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ की प्रमुख वनस्पति है बांस, बेत, जामुन, गुर्जन, सेमल,
कदम, हल्दू, शीशम, आम इत्यादि। तो इस प्रकार यहाँ की जो प्रमुख जो वनस्पति है वो यही सब चीज़ें हैं। अब आता है दूसरा, मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी वन भारत के विशिष्ट वन है। तो जो मानसूनी और पतझड़, इसमें दो चीज़ है, मानसूनी पतझड़ वन। तो जो मानसूनी वन है वो भारत का एक क्या है, विशिष्ट वन है, भारत का एक विशिष्ट जंगल है। और हमारे देश के लगभग 70% वन इसी के अंतर्गत आते हैं। टोटल जो है 70% जो वन है वो मानसूनी पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। और ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ गर्मी भी पड़ती है और साल के कुछ महीने वर्षा भी होती है। तो इस प्रकार के वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ गर्मी भी पड़े और वर्षा भी हो। वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से जो है 200 सेंटीमीटर तक होती, यानी बहुत कम भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। इस प्रकार के क्षेत्रों में मानसूनी पतझड़ वन जो है पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां जो है चौड़ी होती है और क्या होता है, ये पेड़ गर्मी के सूखे दिनों में नमी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पत्तियों से होने वाले वाष्पीकरण को रोका जा सके। बाद में इनमें फिर से पत्तियां निकल आती है। सूखे महीनों में पत्तियां झड़ने के कारण इनको पतझड़ वन भी कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं ये लोग क्या करते हैं। ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। मानसूनी पतझड़ वन में पाए जाने वाले पेड़ों की पत्तियों की हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनकी जो पत्तियाँ होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। और जैसे ही गर्मी का दिन आता है तो ये जो पेड़ है अपनी नमी, अपने अंदर जो है पूरा नमी रहता है पेड़ों के अंदर, तो अपनी नमी को बचाने के लिए क्या कर देते हैं, अपनी जो पत्तियां हैं वो पूरा गिरा देते हैं ताकि उससे जो वाष्पीकरण है उसको रोका जा सके। और जैसे ही बारिश वगैरह होता है फिर से इसमें जो है पत्तियां निकल आती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है कि सूखे महीनों में यानी कि गर्मी के दिनों में ये जो है अपने पत्तियां झड़ा लेती हैं, इस कारण इनको पतझड़ वन भी कहा जाता है, यानी कि मानसूनी पतझड़ वन। आप जो है समझ चुके होंगे, मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था। हमारे राज्य के अधिकांश वन इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका जो वन है इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसको आपको याद रखना है, मानसूनी पतझड़ वन के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो वन है वो आता है। और मानसूनी वनों के को वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब जो मानसूनी पतझड़ वन है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र मानसूनी वन और शुष्क मानसूनी वन। चलिए इसको समझते हैं। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनके पेड़ जो है बहुत ही ऊंचे होते हैं। तो जो आर्द्र मानसूनी वन है पहला, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मानसूनी पतझड़ वन को जो है दो भागों में बांटा गया है। इसको आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार आप जो है रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मानसूनी पतझड़ वन को दो भागों में बांटा गया है, एक है आर्द्र मानसूनी वन और दूसरा है शुष्क मानसूनी वन। तो इनके जो पेड़ होते हैं बहुत ही ऊंचे होते हैं, कुछ बड़े और सदाबहार पेड़ भी होते हैं। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो वन में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ होते हैं कुछ बड़े भी होते हैं और सदाबहार भी होते हैं, यानी कि साल भर हरे रहते हैं। इनके नीचे जो है झाड़ियाँ और लताएं भी होती है और इन पेड़ों के नीचे जो है झाड़ी भी होती है और लताएं भी होती है। ये वन मुख्यतः छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा आदि राज्यों में भी ये जो है आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, शीशम, आंवला, नीम, आम व चंदन है। आपको इनको भी अच्छे से समझना होगा। और इनके अलावा खैर, कोसम, अर्जुन आदि वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं आर्द्र मानसूनी वन के अंतर्गत। और आर्द्र मानसूनी वन सदाबहार वनों की तुलना में अधिक सघन नहीं होते और क्या होता है, पेड़ों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। जो आर्द्र मानसूनी वन होता है वो सदाबहार वनों की तुलना में बहुत ही कम ही सघन होता है, यानी कि उतना ज़्यादा घना नहीं होता जितना कि सदाबहार वन होता है। और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की ऊंचाई भी बहुत ही कम होती है। अब आता है शुष्क मानसूनी वन। सूखे मानसूनी उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा कम अर्थात 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसमें अधिकांश पेड़ों के पत्ते गर्मी में ही झड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि शुष्क मानसूनी जो वन है ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है और जो गर्मी में अधिकांश जो पेड़ है गर्मी में अपने पत्ते झड़ा लेते हैं। ये वन कम घने होते हैं और पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ कम होती है जिस कारण ज़मीन पर घास उगाती है। और इनके जो पेड़ों के नीचे जो है क्या होती है, झाड़ियाँ कम होती है, बहुत ही कम होती है,
लेकिन यहाँ पर जो है घास उगाता है। ये वन पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, पलास, खैर, महुआ और शीशम है। और इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग में जंगलों को कृषि कार्य हेतु साफ कर दिया गया है। और देख सकते हैं चित्र में गर्मी के महीने में सागौन वन की स्थिति देख सकते हैं। पूरा ये जो सागौन का वन है और पूरा ये जो है गर्मी में अपने पत्तियों को जो है झड़ा दिया है, तो किस प्रकार से ये जो है दिख रहा है देख सकते हैं। तीसरा आता है कांटेदार झाड़ी वाले वन। अच्छा, इसको 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, कांटेदार झाड़ी वाले वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है ये कांटेदार झाड़ी वाले वन। तो जिन भागों में वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ कांटेदार झाड़ी वाले वन जो है पाए जाते हैं। और यहाँ जैसे बबूल, खैर आदि वृक्ष जो है पाए जाते हैं। और ये जो है वन बहुत सघन नहीं होते और दूर दूर होते हैं। और इनके बीच घास और कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं वो भी होती है। यानी कि जो कांटेदार झाड़ी वाले वन भी पाए जाते हैं, जहाँ पर ऐसे जगहों में पाए जाते हैं, ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है 70 सेंटीमीटर से कम हो। और यहाँ पर जो है कैसे पेड़ होते हैं, बबूल, खैर, बेर इत्यादि जो कांटेदार होती है, इनमें देख सकते हैं। इन पेड़ों को आप जो है देखे होंगे, इनमें जो है कांटेदार कांटा जो है लगा होता है। तो ऐसे वनों को जो है कांटेदार झाड़ी वाले वन बोला जाता है। और ये बहुत घने नहीं होते और दूर दूर तक पाए जाते हैं। और इनके बीच में जो है घास और कुछ कांटेदार झाड़ियाँ भी उगी होती है। ऐसे वन राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि जो रेतीला इलाका है, रेगिस्तानी जो इलाका है, वहाँ पर पाया जाता है। वर्षा की मात्रा के कारण इन वनों में कांटेदार झाड़ी और कटीले वृक्ष ही उगते हैं। वृक्ष छोटे और कम मोटाई वाले तने में होते हैं। अब चौथा आता है समुद्र तटीय वन। समुद्र के किनारे ज्वार भाटे के कारण खारा समुद्री में जल उतरता और चढ़ता रहता है। हम यहाँ पर जो है वनस्पतियों के आधार पर बांटे गए वन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको आपको भूलना नहीं है, लगातार आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि वनस्पति के आधार पर वनों को जो है कई प्रकार से यहाँ पर हम बांट सकते हैं और उसी का हम जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो चौथे नंबर पर आता है समुद्र तटीय वन। समुद्र के किनारे जो है ज्वार भाटा आता है, ये आप सबको पता है। और इसी के कारण से जो है ज़मीन और पानी में जो है नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। समुद्र के किनारे वाले ज़मीन और पानी में दोनों जो है नमक की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है। और इसके कारण यहाँ विशेष तरह के वन पाए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है, मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन इनको बोला जाता है। समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाने वाले वनों को मैनग्रोव वन कहा जाता है। और इस तरह की जो वनस्पतियाँ हैं उसकी जो जड़ें हैं वो विशेष प्रकार की होती है और समुद्र के पानी के उतार चढ़ाव को झेल पाती है। मतलब यहाँ पाए जाने वाले वनस्पतियों की जो जड़ें हैं, पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं, वो कुछ इस प्रकार की होती है कि समुद्र के जो पानी का उतार चढ़ाव जो है झेल सकती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाओं में पाए जाने वाला जो सुंदरी नामक वृक्ष है वो पाया जाता है। मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा वाला जो भाग है वहाँ पर सुंदरी नामक जो वृक्ष है पाया जाता है। और इसे जो है समुद्री वन जो है कहा जाता है। और यहाँ की जो प्रमुख वनस्पति है वो क्या है, सुंदरी, केवड़ा और मैनग्रोव है। 5वें नंबर पर आता है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। मतलब पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर तापमान की तो कमी होती है, साथ साथ ऊंचाई में पर भी जो है यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे में अंतर दिखाई देता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर कोई भी वनस्पति नहीं होती, यहाँ साल भर बर्फ रहती है। यानी कि जितना जो पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जितना ऊंचा पर्वतीय जो क्षेत्र होगा वहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ गिरते रहते हैं। उससे थोड़ा नीचे यदि हम आते हैं तो जो पिघली हुई बर्फ़ रहती है तो वहाँ पर जो है मुलायम घास उग जाती है। थोड़ा हम पर्वतीय क्षेत्र से नीचे यदि उतरें तो वहाँ पर जो है मुलायम घास हमको देखने को मिल जाती है। उससे भी यदि हम नीचे इलाकों में जाएं तो वहाँ पर जो है सदाबहार कोणधारी वन जैसे जो चीड़ और देवदार के वृक्ष हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। उससे भी हम यदि नीचे जाएं तो हमको मिला जुला जंगल जिसमें चीड़ के साथ साथ चौड़ी पत्ती वाले वन भी हमको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार यहाँ जो है चौड़ी पत्ती के वनों में बांझ और बुरांश प्रमुख है। और हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यानी कि हिमालय का जो पूर्वी भाग है वहाँ पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि पूर्वी हिमालय में
अपेक्षाकृत सघन और विविध प्रकार की वनस्पतियाँ जो है मिलती है। और चित्र में देख सकते हैं हिमालय के देवदार का ये जो वृक्ष है, और पूरा देवदार के वृक्षों से ये जो है देख सकते हैं पूरा ढलान, पूरा ढलाऊ जो इलाका है वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब बात आती है छत्तीसगढ़ में वन। हमारे देश का 23% भाग वनों के अंतर्गत आता है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो वन है उसका जो देश का 23% जो भाग है वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। और यह माना गया है कि यह अनुपात कम है और कम से कम 1/3 होना चाहिए, और ये भी बहुत कम है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। हमारे राज्य में पर लगभग 44% भूमि पर क्या है, जंगल है। इसको आपको याद रख सकते हैं। जो वन है उसमें 43% सरकार द्वारा आरक्षित है, यहाँ लोग जंगलों का उपयोग नहीं कर सकते। 40% संरक्षित है। और क्या बोला गया है, जो लोग जहाँ पर जो है वनोपज एकत्र कर सकते हैं और अपने पशु को चला सकते हैं, बाकी 17% जो है अवर्गीकृत यानी कि बिना किसी रोक टोक का उपयोग कर सकते हैं। मतलब हमारे राज्य पर टोटल देख सकते हैं, इसको आप थोड़ा समझना। टोटल जो है 44% भूमि पर क्या है, जंगल है। 43% सरकार द्वारा आरक्षित है। आरक्षित है यानी कि उसमें कोई भी जंगल का उपयोग वो जो है नहीं कर सकता। 40% रक्षित वन है। संरक्षित वन और रक्षित वन एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रक्षित वन बोले चाहे संरक्षित वन होने, यानी कि यहाँ पर जो है वनोपज आप जो है एकत्र कर सकते हैं और पशु को भी चरा सकते हैं। और 17% वन ऐसा है जहाँ आप बिना किसी रोक टोक के इनका उपयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं चित्र 5.5 में वनों पर आश्रित लोग ये जो है वनों से लकड़ियाँ वनोपज जो है इकट्ठा करके ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसूनी जलवायु के कारण मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है मानसूनी पतझड़ वन पाया जाता है। जसपुर, सामीरपाट, पूर्वी बघेलखंड तथा दंडकारण्य के इलाकों में आर्द्र मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। हमने पहले ही इसके बारे में चर्चा कर ली है। जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान तथा राज्य के पश्चिमी भाग में मानसूनी शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। हमारे राज्य में 4 तरह के वन हैं, साल, सगौन वन, मिश्रित वन और बांस वन। तो हमारे राज्य में जो है 4 तरह के वन पाए जाते हैं। वनस्पति के आधार पर यदि हम देखें, पेड़ों के आधार पर यदि हम देखें, तो साल के वन मिल सकते हैं, सौगौन वन मिल सकते हैं, मिश्रित यानी कि मिला जुला वन हमको देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ बांस वन भी हमको देखने को मिल सकता है। साल वन, बस्तर को साल वन का द्वीप कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है कि जो हमारा जो बस्तर है उसको जो है साल वन का द्वीप कहा जाता है। बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको जो है यहाँ पर साल के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। इस कारण इसको साल वन का जो द्वीप है वो कहा जाता है। जसपुर, बिलासपुर, कांकेर, गरियाबंद में साल वन पाए जाते हैं। अब आता है सैगोन वन। राज्य की दूसरी प्रमुख वनस्पतियाँ हैं ये। साल और सैगोन जो है प्रमुख वनस्पतियाँ हैं, प्रमुख हमारे वृक्ष हैं। और दूसरी प्रमुख वनस्पति सैगोन वन। कवर्धा यानी कि चिल्फी घाटी, नारायणपुर में और उत्तम सौगौन वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर सौगौन के वृक्ष आपको देखने को मिल जाते हैं। कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, डोंगरगांव और अम्बागढ़ जो है चौकी, अम्बागढ़ चौकी बोला जाता है, वहाँ भी सौगौन वन पाए जाते हैं। मिश्रित वन, आंवला, हर्रा, बेहड़ा, साजा आदि प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। यहाँ पर सब प्रकार के जो पेड़ है वो मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, इस कारण इसको मिश्रित वन बोला जाता है। महानदी बेसिन इसके अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के मैदान के जसपुर, कटघोरा, घरसिया, महासमुंद आदि में ये जो मिश्रित वन है आपको देखने को मिल जाता है। और बांस वन सरगुजा वन मंडल तथा कांकेर वृत्त कटंग बांस के लिए प्रसिद्ध है। अब वनों का उपयोग और संरक्षण हमारा जो पाठ है, अब कुछ ही थोड़ा सा ही बचा है, इसके बाद ये जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो है इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों का उपयोग और संरक्षण। पिछले 150 वर्षों में हमारे देश में वनों की बेतहाशा कटाई हुई, जिसके फलस्वरूप आज 23% भूमि पर ही वन बचे हैं। इतना अधिक मात्रा में पेड़ों का कटाई हुआ कि आज लगभग 23% जो भूमि है उसी पर ही वन बचा है। और ये वन भी संभवतः पर्याप्त रूप से घने नहीं हैं। और जो भी वन बचा हुआ है वो भी पर्याप्त रूप से घने नहीं हैं। इसके कई कारण हैं। चलिए कारण पर हम नज़र डालते हैं। सबसे प्रमुख कारण बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिक विकास है। लगातार हमारा जो औद्योगिक विकास हो रहा है, नए नए उद्योग धंधे लग रहे हैं, लगातार शहरीकरण, शहर जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इससे जो है वनों को लगातार काटा जा रहा है। लकड़ी, बांस आदि की आवश्यकता बढ़ने के कारण बहुत तेज़ी से वनों को काटा जा रहा है। वन विभाग का एक काम है अवैध कटाई रोकना, और एक योजना के अंतर्गत बूढ़े हुए पेड़ों को काटना और बेचना।
वन विभाग का एक कार्य होता है जिसके अंतर्गत ये जो है बूढ़े जितने भी पुराने हो चुके पेड़ों को काटते हैं और उनको जो है बेचते हैं। लेकिन लगातार यह दबाव आ रहा है कि विभाग अपनी आमदनी कमाए, मतलब जो वन विभाग है वो भी अच्छी आमदनी कमानी चाहती है। इस कारण जो है 1980 के आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे देश के वन विभाग ने वनोपज बेच करके वन विभाग के सारे खर्चे निकालने के बाद देश को लगभग 1,54,728 करोड़ का जो है मुनाफा दिया था। अब आप जो है आंकड़े को देख करके जो है अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम थी। 1,54,728 करोड़ रुपए, देख सकते हैं यानी कि कितनी मात्रा में पेड़ों को जो है काटा गया था। और केवल अविभाजित मध्य प्रदेश से 39,509 सॉरी यहाँ पर जो है 49,509 करोड़ का जो फायदा है वो दिया गया था। इससे हम देख सकते हैं कि हाल तक वनों का व्यावसायिक दोहन किया जा रहा है, किस हाल तक जो है कितने खतरनाक तरीके से वनों को जो है काट रहे हैं लोग। और ये तो रही वैध कटाई बात, इसके अलावा निजी ठेकेदार भी वनों की बेतहाशा कटाई करते हैं। और जो निजी ठेकेदार भी होते हैं वो जो है वनों को जो है अंधाधुंध तरीके से काटते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी को लगभग 60 सालों के विकास के बाद वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं करा पाया है। लगातार आबादी भी बढ़ रही, जिसके कारण जो है क्या हो रहा है कि लोग जो है खेती करने के लिए वनों को जो है काट रहे हैं। साथ ही साथ जो है पशुओं को चारा खिलाने के लिए भी जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। खेती बढ़ाने का एकमात्र उपाय क्या है? वनों को काटना। वनों को काट दिया जाता है तो खेती योग्य जो है ज़मीन मिल जाती है और वहाँ पर जो है लोग खेती करते हैं। इसी कारण से भी वनों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है ताकि लोग जो है खेती कर सकें। आमतौर पर यह दबाव उन लोगों पर पड़ा जो सबसे गरीब थे और जिसके पास शिक्षा या कोई आजीविका का साधन नहीं था। तो ऐसे लोगों को जो है जंगल काटने पड़े और वहाँ पर जो है खेती कर अपना आजीविका जो है चलाना पड़ा। जो लोग खेती करने के लिए साधन नहीं जुटा पाए वे जंगलों से जानवर चराकर गुजारा करने लगे। इससे भी जंगलों का विपरीत प्रभाव पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है देश में जो विकास हुआ भी वनों के लिए अक्सर खतरा ही बना। जितने भी यदि देश में हम विकास की बात करें तो वो भी वनों के लिए खतरा बना। अब आप बोलेंगे वो कैसे? सड़क और रेल लाइन बिछाने के लिए वनों को जो है काटा जाना आम बात है, या फिर बांध या खदान बनाने के लिए भी इसको जो है काटा गया। तो इस सब कारणों से जो वनों का बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ? नुकसान हुआ, वनों का भी और साथ साथ रहने वाले लोगों का भी। अब जो है यहाँ पर जो है सड़कें बनाई गई तो उनके लिए भी वनों को काट दिया गया, रेल लाइनें बिछाई गई उनके लिए भी वनों को काट दिया, खदान बनाया गया, बांध बनाया गया, तो उन सब के लिए जो है वनों की जो है बलि चढ़ा दी गई, उनको काट दिया गया। तो इस प्रकार से वनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा था? कटाई हो रहा था। हमने इस अध्याय शुरुआत में देखा कि वनों का अलग अलग तरीके से अलग अलग उपयोग करते हैं। जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग प्रकार से इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, इसका महत्व समझते हैं। एक और आदिवासी जो सदियों से इन वनों में रहते आए हैं और उनको बिना नुकसान पहुंचाए इनको उपयोग करते आए हैं। जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो सदियों से पुराने समय से जो है वनों में रहते आए हैं और बिना नुकसान पहुंचाए, वनों को बिना नुकसान पहुंचाए इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जब उन्होंने वन में खेती भी की तो जो जो है झूम खेती का तरीका लिया। मतलब उन्होंने यदि खेती भी की तो जो है झूम खेती का तरीका अपनाते थे। झूम खेती क्या है कि एक जगह जो है खेती करने के पश्चात उसको कुछ साल के लिए फिर से छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ पर फिर से पेड़ पौधे उग जाए, तो इसको बोला जाता है झूम खेती। जिससे खेत पर कुछ वर्षों के उपयोग के बाद फिर से जंगल को पनपने दे दिए जाते हैं। कुछ साल यहाँ पर खेती किया जाता है, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। वनों का उपयोग सामूहिक रूप से और नियमों के तहत किया जाता था। जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो क्या करते थे? सामूहिक रूप से आपस में मिल करके जो है इसका और नियम के साथ इसका क्या करते थे? उपयोग करते थे। आदिवासी जब भी वनोपज बाजार में बेचते थे तो वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि परिवार का भरण पोषण के लिए किया करते थे। आदिवासी जो लोग हैं वो वनोपज बाजार में बेचते थे तो वो जो है मुनाफा कमाने के लिए नहीं बेचते थे बल्कि अपने परिवार चलाने के लिए इसको बेचा करते थे। इससे वनों का अंधाधुंध उपयोग या हानि पहुंचाना जो है कम होता था। लेकिन अब क्या हो गया? जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो तो बड़े पैमाने पर लकड़ी का व्यापार करने लगे और जंगल काटकर खेती करवाने लगे ताकि उनकी आय बढ़े। जैसे ही अंग्रेज जो है भारत में आए थे तो ये लोग अपना मुनाफा कमाने के लिए क्या करने लगे कि बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों को काटने लगे ताकि उनसे उनकी जो आय है वो बढ़ जाए और इनका जो व्यापार है वो अच्छा होने लगे। इससे जंगलों को नुकसान पहुंचा और आदिवासियों के पारंपरिक खेती और वन उपयोग के तरीके अव्यवहारित हुए। यानी कि इससे क्या हुआ कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी
क्या थे, जो लोग थे, जो आदिवासी जो लोग थे, उनकी खेती पूरी तरीके से बिखर गई। और ये जो है पहले जिस प्रकार से खेती करते थे, झूम खेती यहाँ पर हमने देखा, तो उस प्रकार से खेती करना बंद कर दिए। जंगलों को तेजी से कटते देखकर अंग्रेज सरकार ने वन विभाग बनाया और वन विभाग ने सारे वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अब इन्होंने देखा, अंग्रेजी जो सरकार है उन्होंने देखा कि जंगल जो है तेजी से काट रहे हैं, तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बना दिया, वन विभाग बना दिया। और वन विभाग ने पूरा जो जंगल है वो अपने हाथ में ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। आदिवासी जो पहले सामूहिक रूप से वनों पर मालिक थे, अब वे शिकार करने या वनोपज एकत्र करने पर गुनाहगार बनाए गए। अब पहले क्या होता था, ये जो होता था कि जो आदिवासी जो लोग होते थे वो क्या करते थे, बिना किसी आ, नियंत्रण के क्या करते थे, अपना जो है जंगल में शिकार कर लेते थे और वनोपज एकत्र कर लेते थे। लेकिन जैसे ही वन विभाग बना तो इन सब में जो है क्या बन गया, नियम बन गया कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा करके। अंग्रेज यह कहने लगे कि अशिक्षित आदिवासी जंगल का नाश कर रहे हैं और जंगलों को उनसे बचाना होगा। और जो अंग्रेज यह क्या बोलते थे कि जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं, जंगलों का नाश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और उनको जंगलों से बचाना होगा, ऐसा करके अंग्रेजों ये जो है बोलते थे। अब उसके बाद आता है राष्ट्रीय वन नीति वन अधिकार नियम सन 2006। पिछले 150 वर्षों से अधिक आदिवासी विभिन्न तरीके से संघर्ष करके जंगल पर अधिकार से लड़ते रहे। इन संघर्षों के फलस्वरूप 1988 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। हम जो है थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं ताकि आप जिसे कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे उसको हम जो है कवर कर चुके हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ऐसा मत समझिएगा कि इसको जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन आपको जो है सभी को पढ़ना है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना स्पीड जो है बढ़ा रहा हूँ। तो 150 वर्षों से अधिक जो है कई प्रकार से अधिकारों के लिए लड़ते रहे जितने भी आदिवासी लोग थे। तो इनको जो है 1988 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। अब इस नीति में क्या बताया गया कि वनों के संरक्षण और विकास में आदिवासी और ग्राम समुदाय की अहम भूमिका होती है। मतलब राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत ये बोला गया कि जितने भी वन होते हैं उनको बचाने के लिए, उनको अच्छे से रखने के लिए क्या होती है, आदिवासी लोग जो है अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा करके उनके अनुसार वनों का उपयोग इस तरह करना होगा जिससे वनों के आस पास रहने वाले लोगों को रोजगार मिले। तो इस नीति में इस प्रकार से नियम बनाया गया कि वनों का उपयोग इस तरह से करना होगा कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके। इस नीति ने यह भी स्वीकारा कि आदिवासी अन्य वनाश्रित समुदाय को अपनी ज़रूरत के लिए वन उपयोग करने का अधिकार है। और इस नीति में क्या बोला गया कि जो आदिवासी लोग हैं अपनी ज़रूरत के लिए वनों का उपयोग कर सकते हैं। इस नीति के तहत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया। संयुक्त वन प्रबंधन ये जो कार्यक्रम है वो चलाया गया और जिसके अंतर्गत आदिवासियों को जंगल से चारा, जलाऊ लकड़ी, लघु वनोपज इकट्ठा करने का जो अधिकार है वो मिल गया था। वन विभाग के तहत रोजगार भी मिला और साथ साथ इनको जो है रोजगार भी प्राप्त हो गया। किसके अंतर्गत, वन विभाग के अंतर्गत। साथ ही साथ उन पर दबाव बनने लगा कि वे खेती हर जमीन पर अपना अधिकार छोड़ दें ताकि वहाँ पेड़ उगाए। अब उसके बाद इन पर जो है दबाव भी बनाया गया कि जो खेती हर जो ज़मीन है उनको अपना अधिकार पर छोड़ दे ताकि वहाँ पर क्या उग जाए, पेड़ उग जाए। इस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में बाघ को बचाने के लिए बाघ अभ्यारण्य और उद्यान भी स्थापित किए गए जिससे जो है लाखों आदिवासी जो है बेदखल हो गए। अब उसके बाद आता है इसी बीच देश के भर में आदिवासियों की बढ़ती बदहाली और चिंता होने लगी और 2006 में फिर से एक संसद में लंबे विचार के बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 जो है पारित किया। तो इस अधिनियम के अनुसार क्या बोला गया था कि यह स्वीकारा गया था कि पिछले 200 वर्षों से आदिवासियों को उनके वनों और पारंपरिक अधिकारों के साथ क्या किया गया है, अन्याय किया गया है। यानी कि आदिवासियों के साथ जितना भी अन्याय हुआ है उसको जो है इसमें स्वीकारा गया था। और यह भी स्वीकारा गया था कि वनों का संरक्षण या विकास आदिवासियों के अधिकारों की बहाली के बगैर संभव नहीं है। यानी कि यदि आदिवासी लोग यदि नहीं होंगे तो वनों का विकास और वनों का संरक्षण कभी भी नहीं होगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ये माना गया था। इस कानून के द्वारा आदिवासियों और जंगल के अन्य पारंपरिक उपभोक्ताओं पर वनों के पारंपरिक अधिकार जिस पर भूमि पर वे खेती करते थे उन पर स्वामित्व दिया गया। यानी कि इस नियम के अंतर्गत ये बोला गया कि आप जो है जिस भूमि पर खेती कर रहे हैं वो जो है आपका होगा ऐसा करके। अगर इस कानून का सही तरीके से अमल हो तो आदिवासी व वनों पर आश्रित अन्य लोगों पर सदियों से किए गए अन्याय की समाप्ति हो जाएगी बिल्कुल। और इस कानून के बनने के कई समय जो लोग हैं वो
वन संरक्षण के पक्षधर थे, जिन्होंने चिंता जाहिर की इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। बिल्कुल इसका दुरुपयोग जो है हो सकता है, क्योंकि इनको जो है क्या बना दिया गया था, आप जो है इसका रक्षा करते हैं ऐसा करके उनका पूरा अधिकार दे दिया गया था। लेकिन कुछ लोग इसका क्या कर सकते थे, दुरुपयोग कर सकते थे। कुछ लोग अपने अधिकारों का घरेलू उपयोग की जगह व्यावसायिक उपयोग भी कर सकते थे। इनको सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए जो है मान लो वनोपज इकट्ठा करने का क्या दिया गया हो, बोला गया हो, लेकिन ये जो है यदि इनको व्यावसायिक उपयोग में लाया गया तो ये इस एक प्रकार का क्या होगा, दुरुपयोग होगा। वनों के तेजी से कटने और की संभावनाएं भी हो सकती है, और वन जो है लगातार तेजी से कट भी सकते हैं। इसके विपरीत अन्य लोगों का मानना है कि आदिवासी जो सदियों से वनों की रक्षा करते आ रहे हैं, उनके अधिकार सुरक्षित होने से वे जंगल की रक्षा हमसे बेहतर कर सकते हैं। आपका क्या मानना है कि आदिवासी जो लोग हैं वो जो है जंगल में रह करके क्या जंगल की रक्षा करते हैं या फिर उनका दोहन करते हैं? हम मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो जो है अच्छी तरीके से जंगल को समझते हैं और उनका जो उपयोग है बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, और वनों को बचाने में उनकी बहुत अधिक भूमिका होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वन संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयास। थोड़ा सा अब हमारा पार्ट बचा है, उसके बाद ये जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दामोदर ने बदली वन क्षेत्र की दशा। जगदलपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है संध करमारी। साल और मेरे जुड़े पेड़ों से घने जंगल के बीच धान के खेत जो है यहाँ पर फैले हुए हैं। यानी कि जो जगदलपुर है हमारे छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर, वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है क्या, संध करमारी। यदि कोई गांव का नाम यदि सुना होगा, जाना होगा, तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। जंगल और खेत से घिरे इस गांव की सीमा उड़ीसा की सटी हुई, यानी कि उड़ीसा सीमा से सटा हुआ ये जो गांव है। यूँ का अधिकांश सीमा कुरुंदी नामक छोटी नदी बहती है, लेकिन कुछ हिस्से पर मेड़ भी बनी हुई है। गांव की बसाहट काफ़ी बिखरी है, जिसमें 7-8 समुदाय के लोग जो है बसते हैं। यहाँ पर ये जो गांव है बहुत ही छोटा है और 7-8 समुदाय के लोग जो है बसते हैं, और यहाँ पर जो है धान की खेती की जाती है। धान के खेत फैले होने के बावजूद गांव की सीमा पर काफ़ी हिस्सा जंगल का है, जिससे कई नदी नाले बहते हैं। भले ही यहाँ पर धान का खेत जो है फैला हुआ है, इसके बावजूद यहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर जो है कई नदी नाले बहते हैं। हम किसी भी दिशा से गांव में प्रवेश करें, हम खेतों के बीच महुए के पेड़ खड़े नजर आते हैं, जो हम इन खेतों को अलग पहचान देते हैं। यदि हम इस गांव में जाते हैं, किसी भी दिशा से हम यदि प्रवेश करें, तो यहाँ खेतों पर जो है महुए के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन जो है खेतों के एक अलग पहचान देते हैं। सैकड़ों ताड़ के पेड़ भी हैं, जो रोज़ सुबह व्यापारी ताड़ इकट्ठा करते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर जो है ताड़ के वृक्ष भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बरसात के साथ ही मछली पकड़ने का मौसम आता है। मतलब हम जो है एक गांव के बारे में पूरे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक गांव के बारे में कि किस प्रकार से वहाँ का जीवन यापन है, कहाँ वहाँ के जो वनाश्री जो समुदाय के लोग हैं उसके बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। इस मौसम में जो है जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो मछली पकड़ने का मौसम आ जाता है। यहाँ पर जो है नदी नाले बहुत हैं, तो इस मौसम में खेतों में मिलने वाली चुनचुनियाँ, चौलाई, कोचई वगैरह यहाँ की प्रमुख भोजन है। ये जो है भाजी है, और साथ ही साथ साल के पेड़ों से मिलने वाले खुमी यानी कि कुरमुत्ता और बोदा भी चाव से खाए जाते हैं। मौसम के अनुसार लोग 5 तरह के जिमी कंद जंगल से लाते हैं। मौसम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे इनको जो है अलग अलग प्रकार का जो जिमी कंद है वो जंगल से प्राप्त हो जाता है। दामोदर द्वारा किया गया प्रयास, ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। यदि आप इसको सुनेंगे तो ज़बरदस्त आप जो है खुश हो जाएंगे। आज से 35 साल पहले यह है जो ज़मीन है बंजर ज़मीन से घिरा हुआ था, जिसे वर्तमान स्वरूप में बदला है। दामोदर ने सन 1909 तक लगातार 35 वर्षों तक संध करमारी के सरपंच रहे हैं। हमने अभी क्या क्या पढ़ा कि ये जो संध करमारी पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ है करके अभी पढ़ा है कुछ समय पहले, लेकिन 35 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जंगल और इतना सब कुछ करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है दामोदर, जो कि यहाँ का क्या था, संध करमारी गांव के सरपंच थे। जगदलपुर छात्रावास से लौटकर उन्होंने देखा कि जो जंगल बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं, और जो लोग हैं वो चूल्हा जलाने के लिए जड़ों को खोद करके ले जा रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से जंगलों को जो है काट दिया गया था, सिर्फ ठूंठी ही नजर आते थे। उन्होंने बताया यह गांव का निस्तार के लिए भी उपयोग किया जाता था। अब वे सब कुछ बेच खा गए थे, मतलब गांव को बढ़ाने के लिए, गांव को बड़ा करने के लिए इसका उपयोग कर रहे थे, मतलब जंगलों को काट रहे थे। दामोदर ने इससे दुखी हुए और उन्होंने कुछ करने की सोची। अब दामोदर जो है देखता है अपने गांव की स्थिति, अपने गांव का हालात, कि मेरे गांव का जितना भी जंगल है, पेड़ पौधे, वो सब जो है कट चुके हैं ऐसा करके, तो जो है बहुत दुखी हो जाता है। और उन्होंने जो है
1976 से 70 में क्या करते हैं, सरपंच का चुनाव जो है लड़ता है और वो जीत भी जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, एक अनुष्ठान मावली देव में पूरा होता है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण जो लोग हैं वो जो है पूजा पष्ट यहाँ पर कर रहे हैं अपने जंगल में रहने वाले देवी देवताओं का। जंगल की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति करना पहली ज़रूरत थी। यानी कि ये क्या किया कि जंगल की सुरक्षा के लिए क्या कर दिया, लोगों को नियुक्त कर दिया। सहायता के रूप में उन्होंने ज़मीन के हिसाब से अनाज ले लिया और उनकी सहायता करने के लिए उनको जो है अनाज भी दे दिया। नष्ट हो चुके निस्तार के जंगल को अब हरा भरा किया, जिसे अब बडला कोट यानी कि फिर से उगाया गया वन कहा जाने लगा। वहाँ पशु चराना बंद कर दिया गया, कोई भी जंगल में पशु चराने नहीं जाता था। और वन विभाग से बीज प्राप्त करके उन्होंने आम, चिरौंजी, महुआ, बीजा, साल, शतावरी, जामुन आदि अनेक प्रकार के इन्होंने पेड़ पौधे जो है वन विभाग से प्राप्त किए। और पूरा आज 35 साल बाद जो है 215 एकड़ की भूमि पर इन्होंने फिर से जंगल क्या कर दिया, अपने बल पर खड़ा कर दिया। ये है मावली कोट में तीर्थ स्थल को जाता हुआ रास्ता जंगलों के बीच से। जंगल अब संत करमारी के लोगों का एक और संपदा है मावली कोट। मावली देवी का एक पवित्र जंगल ये जो है जंगल है। और इस 100 एकड़ के पुराने जंगल में लंगूर, उड़ने वाले जो गिलहरी और अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और यहाँ अनेक प्रकार की औषधि भी मिलती है। जो है जो मावली देवी का यहाँ पर क्या किया जाता है, पूजा वगैरह करते हैं। और यहाँ हमें पता चल सकता है कि पुराने जंगल किस तरह की विविधता हुआ करती थी। जब दामोदर सरपंच बने यह जंगल भी सिकुड़ रहा था। दामोदर की कोशिशों से लोगों को जंगल की रक्षा शुरू की और यहाँ के लोगों ने अपने जंगल को शुरू अपनी रक्षा करना शुरू कर दिया। इस वन के नज़दीक के खेतों को छोड़ दिया गया ताकि जंगल फैल सके। और यह वन जो है बस्तर का सबसे बड़ा वन है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक छोटा सा प्रयास कि किस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा गांव को फिर से पूरी तरीके से जंगलों से ढक दिया। अब आता है राजनांदगांव में छा गई हरियाली। छत्तीसगढ़ के राजनांद जिले के वन परिक्षेत्र बाघ नदी के अंतर्गत उप परिक्षेत्र छुरिया के घोघरे गांव का जंगल जो कभी जो है अवैध कटाई और उत्खनन, अनियंत्रित चराई के कारण वीरान हो गया था, ग्रामीणों की सक्रियता और जागरूकता के चलते मनमोहक हरियाली और ताज़ी खुशबू के ये फिर से जो है परिवर्तित हो गई। यानी कि देख सकते हैं पहले यहाँ पर क्या किया जाता था, अवैध कटाई किया जाता था, पेड़ों को जो है काट दिया जाता था या फिर यहाँ पर पशुओं को चराया जाता था। तो इस कारण से पूरा जंगल जो है क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो यहाँ के लोगों ने भी एक प्रयास किया फिर से जंगलों को लगाने के लिए। अवैध कटाई को पूरी जो अवैध कटाई है पूरी तरीके से जंगलों को क्या कर चुके थे, ठूंठ में परिवर्तित कर चुके थे। अब ऐसे समय में ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी और पालतू जानवरों को चाला मिलना मुश्किल हो गया। अब पूरी तरीके से जंगल ही कट गया था तो इनको जलाऊ लकड़ी और जानवर को चाला कहाँ मिलेगा। यह सब देखकर बुजुर्गों की सलाह पर ग्रामीणों ने वन विभाग के सहयोग से जंगल बचाने का बीड़ा उठाया। अब गांव के लोगों ने सोचा कि इस प्रकार से तो सब जो है खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया कि ग्राम जो बुजुर्ग थे गांव के, जो बड़े मुखिया थे, उन्होंने वन विभाग के सहयोग से जो है जंगल को फिर से अच्छे से करने का, फिर से लगाने का इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस के साथ साथ अन्य औषधि और फलदार जो पौधे हैं वो लगाए गए। अब ये जो है पेड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए, इनको लगाया गया, धीरे धीरे ये जो है बढ़ने लगे और पेड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। और यहाँ जंगल पर पेड़ काटने की सख्त मनाही है, यहाँ पर कोई भी जो है लकड़ी नहीं काट सकता। ग्रामीण बाहरी जंगलों को बचाने के लिए जो है मतलब बाहरी लोगों से जंगल को बचाने के लिए क्या करते हैं, गश्त भी जो है लगाते हैं, यानी कि पहरादारी भी करते हैं और चौकीदार भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ग्रामीण बताते हैं कि जंगल की सुरक्षा के दौरान उनकी जंगली सुअर, हिरन, लकड़बग्घा जैसे जानवरों से भी सामना हो जाता है। यानी कि जंगली जानवर से इनका सामना हो जाता है जंगलों को बचाने के लिए। फिर भी ये जो है क्या करते हैं, जंगलों को बचाने के लिए कार्य करते हैं। और क्या होता है, ग्रामीण न सिर्फ बाहरी लोगों से जंगल की सुरक्षा करते हैं बल्कि शिकारी प्रवृत्ति के लोगों से भी जंगलों को बचाने में जुटे हैं। यानी कि जो लोग जो है शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जानवरों को मार करके उनका जो है व्यापार करते हैं, इनसे भी ये जो है यहाँ के जो लोग हैं उन जंगलों से बचाते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन समिति के द्वारा जंगल में लगे बंजर भूमि के 50 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण किया गया है। इस तरह 18 से 20 घरों वाली लोधी बर्री बस्ती के ग्रामीणों ने 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आंवला, करण, सागौन, बांस के अतिरिक्त जो है पानी वाली जगहों पर अर्जुन यानी कि जो कौवा होता है, महुआ जैसे
पौधे रोपे हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मिला जुला करके पेड़ लगाया गया है। और ये जो है पूरी तरीके से अब जंगल में परिवर्तित हो गया है। यहाँ चार हर्रा बोहरा महुआ व वनौषधि से भरपूर पेड़ पौधे विकसित हैं। और इस तरह से वन जो ग्रामीणों की मेहनत जो है रंग लाई, और फिर से यहाँ पर हरियाली लौट आई। यहाँ पर पशुओं का चारा भी पर्याप्त मात्रा में मिल गया था। अब ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी और पशुओं के चारे के लिए भटकना नहीं पड़ता। इसी जंगल में 4 से 5 फीट ऊंची घास मिलती है, जिससे चारों की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार